जैन प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथियों आपका यूट्यूब चैनल एनएस मैरा टेस्ट बैच पर और एनएस मैरा टेस्ट बैच ग्रुप के साथियों सभी शाखाओं पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल। साथियों आज की हमारी क्लास है हिंदी की और जिसका टॉपिक है साथियों रस। रस तो फिर चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास हिंदी की, जिसका टॉपिक है रस। रस मतलब सेंटिमेंट्स। रस क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों आनंद, खुशी। पहले इसकी लिखेंगे परिभाषा। परिभाषा क्या है? परिभाषा लिखेंगे साथियों रस का शाब्दिक अर्थ है क्या? आनंद, खुशी या फिर जिससे दिल जोम उठे, मनमोहक, आरामदायक, प्रसन्नचित्त, प्रफुल्लित कुछ भी बोलते साथियों। और इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जब किसी काव्य काव्य साहित्य को पढ़ने या फिर लिखने या सुनने या फिर देखने में मन को खुशी मिले, खुशी मिले साथियों, आनंद मिले, तो उसे क्या बोलेंगे? रस। तो रस कहते हैं। ठीक है साथियों। और क्या यह पाठ क्या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर रस के रूप में परिणत हो जाता है। क्या लिखेंगे? पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित, पाठक श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभाव आदि आदि से होकर मन आदि से होकर रस को परिणत हो जाता है। ये लो साथियों, इसका भी यही मतलब है, इसका भी यही मतलब है। हमने क्या लिखा परिभाषा? रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद है, खुशी है भाई। और इसकी हमने क्या लिखी? देखो, रस का मतलब है आनंद या खुशी। जब किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने, लिखने या सुनने या देखने में जब दिल को खुशी मिले, आनंद मिले, मन खुश हो जाए, आनंद तृप्ति हो जाए साथियों, प्रफुल्लित हो जाए, तो उसे क्या कहलाता है? वो रस कहलाता है। और वही इसने लिखा है पाठक श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभाव आदि से युक्त होकर परिणत हो जाता है। परिणीत है साथियों, परिणीता नहीं, परिणीत होता है तो क्या कहलाता है? रस कहलाता है, बस सीधे क्या। और अगले एक और हेडिंग में लिखो साथियों रस को काव्य की आत्मा
काव्य की आत्मा, या फिर प्राण तत्व, तत्व, या फिर ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत जरूरी साथियों, प्राण तत्व माना जाता है बस। और ऑक्सीजन तो कहाँ लिखते फिर साथियों, माना जाता है। ठीक है, समझ में आया साथियों? बस लिखना क्या, रस का शब्द करता है जब किसी काव्य को पढ़ने लिखने सुनने में जब भी दिल को आनंद मिले, खुशी मिले, उत्साहित हो, तो उसको क्या कहलाता है? रस कहलाता है बस। अगला क्या लिखा है? रस को काव्य की आत्मा प्राण तत्व माना जाता है, और इसमें क्या है? नेक्स्ट, ये तो परिभाषा है साथियों। अब लिखते हैं काव्य रस के अव्यय। अव्यय, अंग, टुकड़े और खंड, प्रकार, भेद। एक मतलब है साथियों सभी का। रस के कितने अव्यय हैं? चार अव्यय, चार भाग, चार टुकड़े, चार खंड, चार प्रकार, इसके चार प्रकार हैं। कौन से? स्थाई भाव लिख लेते हैं अभी। स्थाई भाव, आइए फिर साथियों साथ साथ करते चले, साथ साथ कर लेते हैं ना। ठीक, पहला हमारा क्या है? स्थाई भाव। और स्थाई भाव का मतलब क्या होता है? प्रधान भाव। और प्रधान भाव क्या वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। इसका मतलब प्रधान भाव है, इसका अर्थ प्रधान भाव है। और क्या बोला साथियों? प्रधान भाव है। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की आत्मा तक पहुंचता है। यहाँ पे आगे लिख देना। प्रधान भाव है, और प्रधान भाव ही क्या साथियों? प्रधान भाव ही रस की अवस्था तक पहुंच सकता है। और काव्य, नेक्स्ट है काव्य, या फिर नाटक में शुरू से अंत तक स्थाई भाव ही रहता है। ठीक है, और एक और लिखो साथियों, स्थाई भाव ही क्या होता है? रस का द्वार है। और लिखो स्थाई भाव की संख्या 9 है। 9 है, तो क्या हुए?
रस की संख्या भी 9 हुई। आगे इसलिए इनको नवरस कहते हैं। आगे बात सुनो साथियों, हम बढ़ रहे हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब होता है प्रधान भाव, और प्रधान भाव ही क्या रस की अवस्था तक हो सकता है। ठीक है, काव्य या फिर नाटक में शुरू से लेकर अंत तक स्थायी भाव रहता है, और स्थायी भाव ही रस का क्या आधार है। उसके बाद हमने बोला स्थायी भाव की संख्या 9 है, तो रस की संख्या भी कितनी होगी, 9 होगी, और इसलिए क्या बोला जाता है इनको, नवरस। अब आगे और देखो, आगे एक है, बाद में आचार्यों ने दो रस जोड़े। कौन से, कौन से रस जोड़े साथियों, वात्सल्य व भगवद विषरति। यहाँ से यहाँ लिखा था ना ऐसे, वात्सल्य तथा भगवद प्रति विषय, ये जोड़े साथियों। विषय रति साथियों, ये ऐसे है, विषय रति, ये जोड़े, तो कितने संख्या होगी, इस प्रकार रसों की संख्या कितनी होगी, 11 हुई। 11 है हुई, तो कितनी होगी, अगर रसों की संख्या 11 हुई तो किस क्या होगी, स्थायी भाव की संख्या तो बढ़ेगी, क्योंकि दोनों एक साथ हैं, वही तो स्थायी भाव की संख्या भी 11 हुई। ये हुई। ठीक है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं साथियों। नेक्स्ट हमारा, पहला था हमारा स्थायी भाव, दूसरा था हमारा विभाव। स्थायी भावों के जो उद्बोधक कारण को क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। स्थायी भाव के उद्बोधक कारण तो क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। इसके भी क्या साथियों, दो प्रकार आगे, विभाव के दो प्रकार हैं। कौन सा, आलंबन और उद्दीपन।
और दूसरा क्या है, उद्दीपन। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम आलंबन। इसका ऐसे लिखो। अब हम पढ़ रहे हैं साथियों आलंबन। और आलंबन क्या होता है साथियों, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव पैदा होते हैं। ये तो जो स्थायी भाव को जो दिखाते हैं उद्बोधक कारण कौन से होते हैं। अब हम उनको आगे भी दो भागों में बांट दिया, आलंबन और उद्दीपन। और आलंबन को भी दो भागों में बांटा गया। अब पढ़ते हैं, देखो कैसे बांटा गया उनको भी। जिसका सहारा या फिर आलंबन पाकर स्थायी भाव पैदा होते हैं। आलंबन, विभाव। इसका क्या है, जिसका सहारा पाकर, सहारा या फिर क्या आलंबन पाकर स्थायी भाव पैदा होते हैं। जैसे नायक नायिका। और इसके भी क्या साथ दो पक्ष आगे, आश्रयालंबन और विषालंबन। इसे क्या दो प्रकार हैं। कौन सा, आश्रयालंबन और विषालंबन। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं साथियों। आश्रयालंबन क्या है, आश्रयालंबन जिसके मन में भाव जगे। क्या है, जिसके मन में भाव जगे। उसे क्या बोलते हैं, आश्रयालंबन। और विषालंबन क्या है, जिसके मन में भाव जगे, भाव पैदा हुआ है, आश्रयालंबन। और विषालंबन क्या है साथियों, जिसके कारण मन में भाव पैदा हो। ठीक है। कोई कन्फ्यूजन साथियों होनी चाहिए, नहीं बारीकी से समझाने लग रहे साथियों। कोई नहीं, दोबारा रिपीट कर देंगे साथियों, क्या दिक्कत है। देखो हम पढ़ रहे हैं विभाव। विभाव की मैंने परिभाषा करी थी, स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को क्या कहते हैं हम, विभाव कहते हैं। और विभाव कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। फिर हमने पढ़ा आलंबन विभाव पहले वाला। इसका मतलब है जिसका सहारा या फिर आलंबन या फिर आश्रय या फिर सहायता या जिसकी पावर पाकर साथ पाकर क्या हो स्थायी भाव पैदा होते हैं, उसको क्या कहते हैं, आलंबन। जैसे नायिका नायिका। फिर हमने पढ़ा इसके भी आगे दो भाग हैं। इसका पहला भाग था आश्रयालंबन और विषालंबन।
फिर हमने पढ़ा आश्रयलंबन। आश्रयलंबन होता है जिसके मन में भाव पैदा हो, उसको क्या बोलते हैं? आश्रयलंबन। फिर हमने पढ़ा विषयालंबन, भाई जिसके मन में पैदा हो, जिसके कारण मन में पैदा हो तो क्या है? विषयालंबन। अब इसके उदाहरण देखिए साथियों, यदि राम के मन में सीता के प्रति प्रति क्या है? प्रेम पैदा हो, होता है, ठीक है। तो क्या होगा? राम क्या है? आश्रयलंबन है। तो सीधा दिख रहा है साथ, ये तो जिसके मन में पैदा हो, किसके मन में पैदा हुआ है? राम के मन में। और जिसके कारण पैदा हुआ है, किसके कारण? सीता के कारण। तो फिर सीता क्या कहलाई? विषालंबन। राम क्या है? आश्रयलंबन। लंबन। सीता क्या है? विषालंबन। ठीक है साथियों, कोई कंफ्यूजिंग तो नहीं? अब तो कंप्लीट हो गया, अब तो नहीं कोई दिक्कत। ठीक है। हम्म, आलम्बन हमारा हो गया। अगला क्या है? उद्दीपन। उद्दीपन भाव आप सभी को पता है साथियों, सबसे पता लग रहा है। उद्दीपन मतलब पैदा होना, मन में पैदा होना, जागृत होना, निकलना, उड़ना। यानी कि जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव क्या होते हैं साथियों? मन में पैदा होते हैं। जिस स्थिति वस्तु को देखकर क्या होता है? स्थायी भाव पैदा होते हैं। उसको क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव। ठीक है। जैसे अब इसे कुछ सब देखो साथियों, जैसे क्या हो गया? कोयल का कूकना, सूर्य का निकलना, सूर्य का छिपना, कोई अच्छा सा गार्डन हो गया साथियों, पार्क हो गया। कोई ऐसा एकांत माहौल जहां पर हमको दिल को तसल्ली मिले, खुशी मिले, हमारा मन लगे साथियों। चांदनी होगी, चांदनी रात होगी। या फिर कोई हमारी महिला मित्र होगी साथियों, नायिका होगी। या फिर किसी महिला मित्र का पुरुष मित्र भी हो सकती हो, नायक भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वही महिला मित्र ही हो, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है साथियों, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मेरा समझाने का मतलब यह साथियों, जिसको देखकर मन को तसल्ली मिले, खुशी मिले, अच्छा लगे। कोई चीज हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई बीएफ दिया हो सकता है साथियों, कुछ भी हो सकता है। जैसे कोयल की आवाज, कौमा, सूर्योदय या फिर सूर्यास्त। सूर्यास्त कुछ भी हो सकता है साथियों, इसमें क्या दिक्कत है? क्यों सूर्यास्त देखने नहीं जाते? शहरों में जाते, गोवा बीच में जाते, सूर्योदय देखने जाते अरुणाचल प्रदेश में। फिर कोयल के बाद सूर्योदय सूर्यास्त, कोई
शांत माहौल, एकांत वातावरण, और क्या होगा, नायक नायिका हो सकता है साथियों, नायक हो सकता है किसी लड़की के लिए, या फिर किसी लड़के के लिए उसकी नायिका हो सकती है साथियों। क्यों होता नहीं? सोने से पहले बेबी सोना बाबू और क्या होता है वो, उसको देख के दिल की खुशी नहीं मिलती, और जिस दिन बाद में होती है उसको नींद आ जाती है, नहीं आती। ये वही तो है साथियों, मेरे समझाने का सिर्फ मतलब यही है कि आप आसानी से इसको समझ सके, ठीक है, और वरना अश्लीलता फैलाना मेरा कोई मकसद नहीं। ठीक है साथियों, आगे समझे। नेक्स्ट, नेक्स्ट साथियों हमारा ये तो हो गया, विभाग तो कंप्लीट हो गया साथियों। विभाग पढ़ा हमने, इसके दो भाग थे, आश्रयलंबन और उद्दीपन। फिर हमने आश्रयलंबन पढ़ा साथियों, आश्रयलंबन में क्या थे, दो और है, विषालंबन और आश्रयलंबन। ये आलंबन था साथियों, इसके दो प्रकार थे, आश्रयलंबन और विषालंबन। फिर हमने पढ़ा आश्रयलंबन क्या होता है, जिसके मैंने भाग जगह आश्रयलंबन और जिसके पत्ती जगह वो विषालंबन। जैसे किसी लड़के का नाम ले लो, भगवान हो, क्यों बार बार मजाक बनाया जाता है ना कि राम ने सीता पर जगह, क्यों? रमेश ले लो, रमेश ने काजल को देखा, रमेश क्या होगा साथी यहाँ पे, आश्रयलंबन। काजल को देखा, काजल क्या है, विषालंबन। कुछ भी हो सकता है। फिर हमने आगे पढ़ा उद्दीपन, जिन वस्तुओं परिस्थितियों को देखकर साथी हमने पढ़ा दिल को खुशी मिले, वो क्या उद्दीपन भाव है। क्या हो गया, कोयल की आवाज कितनी मीठी लगती है साथी, कितनी अच्छी लगती है। सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, देखकर बीच पे जाती है, हम गोवा बीच पे हो गए। या कोई चौंक हो गया साथियों, कोई मूर्ति होगी, कोई शांत माहौल होगा, जब ब्रेकअप होता है साथियों शांत माहौल चाहिए, एकांत वातावरण चाहिए हमको। जब बंदा रोता है, टूट फूट के रोता है, सोचता है कि क्यों हुआ, उसको एकांत वातावरण में ऐसा दिल खुश होता है साथियों। कोई नायक हो सकता है, नायक हो सकती है, छोटा बात को। नेक्स्ट टॉपिक पे साथियों हमारा अगला है तीसरा, तीसरा था अनुभव। इसका क्या है, जब भी मन के भाव को व्यक्त करना होता है साथियों, जैसे हमारा दिल खुश है तो हम उसको व्यक्त कैसे करें, चेहरे पे स्माइल लगा के, हंस के, लोगों से अच्छी बातें करके कि हम ये साबित करना चाहेंगे हम खुश हैं भाई। और जब हम टेंशन में होते हैं, सबको ऐसे घूर घूर के देखते हैं, ऐसे आंखें निकाल के देखते हैं, गालियां देके बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं साथियों, वो क्या है, वो अनुभव ही तो है। यानी कि जो मन के अंदर भाव पैदा हो रहे हैं उनको बाहर निकालने के लिए जो भी हमारा शरीर क्रिया अनुक्रिया प्रतिक्रिया करता है वो क्या कहलाता है, अनुभव माना जाता है। क्या होता है, मन के भावों को, मन के भावों को बाहर व्यक्त करना, करना क्या कहलाता है, व्यक्त करना तथा करना छोड़ो, व्यक्त करने वाले, वो आसान रहेगा सारी, व्यक्त करने वाले क्या हो गया, भाव या फिर कोमल तो फिर शरीर की गतियां, अगर लिखो शरीर की क्रिया या अनुक्रिया। क्या कहलाती है, अनुभव कहलाती है साथियों। यही तो बताया आपको कि भाई जब भी मन को दिल को खुशी मिले तो हम उसको कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे हमारे हाव काम करते हैं। उनकी संख्या कितनी है साथियों, इनकी संख्या 8 है। संख्या कितनी है, और कौन सी है देखो,
पहली स्तंभ, स्वेद, रोमांच, सवरभंग, कंप, विवरणता, अश्रु, प्रलय। अब देखो स्तंभ पहला क्या मान, स्तंभ मतलब क्या है, जब भी हमको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है तो क्या हो जाते हैं हम एक जगह जुड़ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, जैसे हमारे अंदर बेजान हो गया, ऐसे ना हो जाते साथ खड़े हो गए, आता है पता नहीं कोई आ रहा कोई जा रहा कोई बोल रहा, तो आप खड़े रहे, नो कर कैनु खड़े रहे, कैनु बैक कैनु खड़े रहे, उसको क्या बोलते हैं स्तंभ। यानी किसी का सहारा लेकर या फिर ऐसी जगह ऐसा शरीर की बनावट बना लेना जिससे कोई हिले डुले ना, मक्खी बैठे माछर लड़ रहा है, कुछ हो रहा पैरों में ना कोई मतलब नहीं, बस चुपचाप खड़े, उन्होंने कहा लेकर आई रहेगा तो गाइड रखे तो साधन पड़ा रहा है, इस पार्ट में जो करा लेना ही नहीं, जड़ा रहा है, कुछ काम धंधा नहीं, वो आ गया। अगला स्वेद, और स्वेद क्या होता है साथियों, पसीना, मतलब कोई ऐसी चीज देख लेना पसीना आ जाए, या फिर कोई सी चीज देख लिया भाई, डर जा, गुम वाली फिल्म देख लिया डर जा तो क्या आ जाए, पसीना लग जाना, आंखों में आंसू आ जाए, या फिर किसी की चोरी पकड़ी जावे तो डर का हमारा लाल पीला हो जाओ, उसका पसीने आने लगे तो काम हो गया। अगला रोमांच, रोमांस क्या है, एंजॉय करना, तिल मारना नहीं लग रहा है, तिल मार रोमांस कर, नाच कूद। अगला क्या है, सवरभंग, ये तो मतलब समझोगे साथी, सवरभंग गाली देना, कुत्ता का मेन बोलना, उल्टा बोलना। सवरभंग का साथी हो तोड़ना, सवर क्या है, सवर मतलब हमारी आवाज किसी के साथ अच्छे से बात करते हैं हम, हेलो हाय काका ताऊ दादा बोला, लेकिन कल ना है कोई सा कुछ काम करता है, अगर क्या कुछ कहता है या फिर मारपीट हो जाए और आप नकड़ी आगे मिल जाओ, अपने गैर मौजूदगी में किसी ने कुछ कह दिया और अपना आगे मिल जाए, तो आप एक ही कहोगे, उसने देख कर पूरे लाल पीड़े होगा, गुस्सा में इतने आएंगे, पसीने आ जाएंगे, अपने उल्टे सुल्टे बोलेंगे, माँ बहन सब कुछ गाली देंगे, उसने क्या हो गया वो सवरभंग। अगला कंप, कंप होता है साथियों, कंप कंपाना, कांबड़ा, कांबड़ी छुटना, जो कर कांबड़ी छुट जाएगा अपना करंट लग गया अपने कांबड़ी छुट जाए, या फिर ये कोई और साथियों कामड़ी छुट जाए, पता होगा अपने कामड़ी पर छुटे करे किस काम में छुटा, और समझाने जरूरत नहीं साथियों, आप समझिए कम का मतलब था कम कम पाना। नेक्स्ट है साथियों हमारा विवरणता, विवरणता मतलब क्या हो गया, रचोंदा है दिखता को नहीं, रंगीन था जिसने हो जाए, मैंने क्या दिख रहा है, कलर ब्लाइंड है वैसे तो दिखता को नहीं, उसने सिर्फ एक ही रंग दिखा है, हो गया विवरणता क्या होगा, रंगहीनता, रंगहीनता, समझोगे एक ही रंग दिखा है और रंग कौन सा दिखा है, समझ गए आप। अगला अश्रु, ऐसा है साथियों, और अश्रु क्या होता है साथियों, आप सभी को पता है, आंसू है भाई, आंसू का दायरा है, आप सभी को पता है आंसू कब आते हैं, समझ गया। आंसू का मतलब आंसू आना, यानी कुछ भी होना, दुख होना, अंदर भीतर भीतर रोना, दिल रोना, ब्रेकअप हो जाना, सब ज्यादा आंसू कब आते हैं, जब हमारा ब्रेकअप होता है, नायक नायिका का बिछड़ना, वह सोचते कि दोनों वो था, वो सोचेगा दोनों हुआ थी, इसी का आंसू, या फिर कोई मारपीट हो जाए, पिट जाए, जब बंदा रो है, जब तो क्या होता है आंखों में आंसू आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अश्रु, समझोगे। नेक्स्ट साथियों, अश्रु के बाद आता है हमारा प्रलय, बाढ़, के बाढ़ आएगी तेरे पे, क्या आफत आएगी, वो अश्रु, प्रलय, समझोगे प्रलय। निश्चेष्टा, यानी कि कोई भी वो साथियों, जब अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते, आओ देखा ना था, जो मुंह से आ रहे बकरे आदर्श बिना स्टॉप, अनस्टॉपेबल बातें, अनस्टॉपेबल काम है, यानी ऐसा कोई काम था जो कभी एक टाइम पे रुके ही नहीं, गाड़ी देना मंड रहा तो मंडे रहा, बस गाड़ी देना, उल्टा बोलने लग रहा, रोने लग रहा तो रोने लग रहा, यानी कि जहां पर ये हो जाएगी भाई मुश्किल है रुकना, उसे क्या बोलते हैं प्रलय, उसे क्या बोलते साथी प्रलय को, निश्चेष्टा, मतलब जब तक उसका दिल नहीं भरता साथियों, दिल को खुशी नहीं मिलती, क्या कह रहा है, ये तो इतना रोगा इतना नहीं, इसका दिल नहीं पूरा भरता, यानी कि
ठीक है, छोड़ो, समझ गया आप। अगला साथी हमारा, ये था हमारा अनुभव कंप्लीट। अगला साथी हमारा अगला साथी हमारा नंबर 4, संचारी या फिर व्यभिचारी भाव। संचारी या फिर क्या, व्यभिचारी। और क्या लास्ट में, भाव। भाव तो लगेंगे, इसके नहीं लग रहा। अनुभव, स्थायी भाव क्या लगाया, आलंबन, विषालंबन, उद्दीपन, विभाव, सबके पीछे लग गया। अब इसके बारे में पढ़ते साथी क्या है। इसका मतलब है साथियों संचारी। आपसे बोला संचारी क्या होता है, संचरण करने वाला, मतलब चलने वाला, जो रुके ना। और इसकी परिभाषा क्या बनेगी, मन में संचरण करने वाले भावों को, यानी हमने पढ़ा अनुभव, उसमें क्या था, मन के भावों को बाहर व्यक्त करना। अब ये बाहर भी तो किसी के थ्रू आएंगे, उनको तो बाहर कोई लेके आएगा, और जो उनको लेके आएगा उसे क्या बोलते हैं, संचारी भाव। समझे कुछ, देखो संचारी भाव है, मन के भावों को बाहर लेके आए। और वो बाहर लेके आए भाव क्या थे, किसी को देखकर व्यक्त हुए, अनुभव हो गए। और किसी को देखकर हुए, क्या देखा बाहर, परिस्थितियां देखी, वो क्या हुआ, उद्दीपन हो गया। और जिसको देखकर हुआ वो क्या हुआ, हमारा आलंबन हुआ। आप तो समझ गए अपने कन्फ्यूजन। और जिसको देखकर हुआ वो क्या हुआ, विभाव हुए। और विभाव का मतलब क्या है, प्रधान भाव। बस सिंपल सा, इतनी कंफ्यूजन हमारी क्या बात है। आप लिखो, इसी बात लिखो, मन में, मन में संचरण करने वाले भावों, क्या होता है, संचारी या फिर क्या, वह विचारी, क्या भाव कहते हैं बस। और इनकी संख्या कितनी साथियों, 8 थी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इनकी संख्या कितनी है साथियों, 33। इनकी संख्या 33 है। संख्या क्या है, कितनी है, 33 है। अब देखते हैं, पहला हर्ष, खुशी, हर्ष। अब देखते जाओ साथियों, हर्ष खुशी। दूसरा विषाद, मतलब दुख। अगला है त्रासद, और त्रास का मतलब क्या होता है साथियों, भय, डर। नेक्स्ट लज्जा, मतलब शर्म। लज्जा का मतलब शर्म ही होता है साथियों। नेक्स्ट ग्लानी, और ग्लानी क्या है, घृणा, पढ़ो। नेक्स्ट है चिंता, टेंशन। टेंशन ब्रेकअप क्यों हुआ, छोड़ो साथियों। अगला शंका, शक, डाउट, कहाँ फोन बिजी था, कहाँ थे। मैं भी पूछ सकता है, माइका पूछ सकती है भाई। कोई पूछ सकता है। लड़की अपने लड़के से पूछे कि तेरा फोन कहाँ बिजी था, साका मैंने तोड़ा का लेने गया था, किसके गला था, रात कटा था। लड़का पूछ सकता है शंका। अनसुया,
और अनसूया ये स्पेशल वर्ड था, इसका मतलब होता है दूसरे के प्रति क्या हो, असहिष्णुता, दूसरे के उपकार के प्रति क्या होगा, असहिष्णुता। मतलब दूसरा का उपकार में क्या लगे, अच्छा ना लगे। अमर्ष ये उसका बाप है, और अमर्ष क्या होता है साथियों, विरोधी का उपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख, विरोधी की उपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख। यहाँ लिखो, विरोधी की क्या होगा, अपकार करने की, अपकार है, उपकार है, अपकार करने की असमता से उत्पन्न दुख। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, हमारे के बाद मोहर, लगाओ, प्यार, रिस्पेक्ट। नेक्स्ट मोहर के बाद क्या साथियों हमारा, गर्व, गर्व है भाई मन होता है, प्राउड। अगला क्या साथियों, उत्सुकता, मन में बेचैनी, कैसा कैसा हो सकता है, उग्रता, मतलब जिसके विचार षड्यंत्र मतलब मूड वाले, उग्रता। अगला क्या है, चपलता, चापलूसी, चेप्पे मारना, पानी मारना, दीनता। अगला जड़ता, मतलब जहां जिथे खड़ गए उत्थे खड़ गए, बस एक ही जगह स्टैंड ले लिया, अपने जुबान से ना मुकरे खाती। आवेग, मतलब किसी काम करने की जल्दबाजी, और काम भी पूरी जोरों शोरों से करे। नेक्स्ट, निर्वेद, और निर्वेद क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है अपने को कोसना या धिकारना, खुद को गाली देना सरदन, मैनू मैनू मैंने नू नहीं करया, यू कर लिया, यानी खुद को हमारे सामने लिख दिया साथियों। धृति, और धृति क्या होता है, इच्छाओं की पूर्ति, या फिर चित्त की चंचलता का भाव, इच्छाओं की पूर्ति। नेक्स्ट, और क्या क्या रहेगा साथियों, कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मतलब 20 14 में। मति, मति क्या होता है, बुद्धि, आप सभी को पता है साथियों, मति। नेक्स्ट है वितर्क। नेक्स्ट, विबोध, और विबोध क्या होता है, चैतन्य लाभ।
विबोध चैतन्य लाभ, वितर्क भी लिख दिया, विबोध भी लिख दिया, श्रम मतलब मेहनत, आलस्य मतलब कुछ ना करना, आलस्य, निद्रा, आप सभी को पता साथियों निद्रा आएगी तो फिर आलस्य भी आएगा, अगर आलस्य आएगा तो निद्रा भी आएगी, तो कॉमन सेंस है तो पता है सभी को। अगर आलस्य निद्रा तो फिर क्या हुआ, सपन भी तो होगा, अगर बंदा सो रहा है तो वो सपन भी देखेगा, सपन में देखेगा, ये तीनों तो आम बात है साथियों। समृद्धि, फिर उसको याद भी होगा कि मैंने सपना में क्या क्या देखा, समृद्धि, मद, अहंकार, घमंड, दर्प, उन्माद, नेक्स्ट, अवहिथा, और अवहिथा क्या बोलते हैं साथियों, इसको क्या बोलते हैं, उसी के भाव को छिपाना, ठीक है। अपसार, अपसार नहीं अपसमार है साथियों, मूर्छा, अपसमार मतलब बेहोश, मूर्छा, मूर्छा का मतलब बेहोश होगा साथियों, व्याधि, रोग, और नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट मरण, ले हो गए 33 गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 एक रहेगा साथियों, क्या रहेगा, माद भी आ गया, समृद्धि मत सपन निद्रा, मित्र, मित्र कहाँ लिखा है ना, मित्र कौन लिया, लिख रखे हैं मित्र, मति विबोध धृति निर्वेद, पहले शुरू से देखें साथियों, हर्ष, विषाद, त्रास, गलानी, गलानी लिख रखा है, लज्जा भी है, शंका, चिंता, अनसूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, सफलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, ब्रूति, मति, वितर्क, बोध, श्रम, आलस्य, निद्रा, सपन, समृद्धि, मद, उन्माद, अवहिल्या, अपस्मार, व्याधि, मरण, पूरे कहां साथियों, कहाँ गलती हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 पूरे तो साथियों। चलो ये साथियों हमारे संसारी विभाग कितने हैं, 33, ठीक है साथियों, कोई कंफ्यूजिंग तो नहीं पहले साहब। नेक्स्ट साथियों हमारा विद्वानों के तथ्य रस के बारे में। भरत मुनि के उत्तर, और क्या रहेगा क्लास का, रस संबंधी विविध तथ्य है, वो भी लिखो, रस संबंधित क्या है, विभिन्न तथ्य हैं, रस संबंधित विविध
ओके। अच्छा साथियों, ऐसे नहीं, ऐसे है। तथ्य लगा लो साथियों, विचार लगा लो, लगा सकते हैं। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रथ का क्या किया, विवेचन किया। सर्वप्रथम भरत मुनि, और ये कब के साथियों, पहली शताब्दी। कब, पहली शताब्दी, या फिर सदी लगा लो साथियों, ये आसान रहेगा। पहली सदी, पहली सदी में अपने नाटक रस नाटक शास्त्र मुनि ने, भरत मुनि का क्या था, काव्य ग्रंथ ने, अपने ग्रंथ कौन सा, नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र शास्त्र, नाट्य शास्त्र कुछ भी बोल सकते साथियों। नाट्य शास्त्र में क्या किया, रस का विवेचन, क्या किया, रस का वर्णन किया। ठीक है, और क्या बोला जाता है इनको, रस संप्रदाय का प्रवर्तक। ये लो जी। और भरत मुनि के कुछ प्रमुख सूत्र, कौन से, विभाव अनुभाव, ये तो वही जोड़ दिया साथी, तो हमने विचार पढ़े हैं। कैसे देखो, विभाव अनुभाव और व्यय भी सारी संयोगाद रस निष्पत्ति। अब देखो क्या बोले ने, विभाव अनुभाव, क्या बोला, विभाव विभाव अनुभाव, विभाव अनुभाव व्यय भी, व्यय भी, अगला क्या है, सारी संयोगाद, संयोगाद, और लास्ट में क्या था रस निष्पत्ति, रस निष्पत्ति। ये लो जी, ये उसने क्या परिभाषा दी थी, और इसी क्या परिभाषा बनेगी, देखो क्या बनी अब, विभाव अनुभाव व्यय विचारी और संयोग से, संयोगाद में संयोग से किसके, इन सभी के विभाव अनुभाव व्यय विचारी के संयोग से क्या होता है, रस की उत्पत्ति होती है। विभाव अनुभव, और अगला क्या है, व्यय विचारी, के जोड़ से क्या होती है, रस की उत्पत्ति होती है। अभी तो साथी हमने यही तो पढ़ा है, अब तक हम पढ़ रहे हैं। हमने रस के चार पढ़े हम साथियों, कि स्थायी भाव, फिर विभाव,
और अनुभाव और संसारी, ये तो पढ़े हैं। संसार की 33 भाग लिख रखे। और ये किसने क्या, भरत मुनि ने। किसमें लिखा है? नाट्य शास्त्र में। कब लिखा? पहली शताब्दी में। बस। और में क्या माना जाता है? रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। यही तो लिख रखा है इसमें, और क्या लिखा है? सर्वजिंग को नहीं। अगला देखो। नेक्स्ट, ये क्या थी? भरत मुनि के प्रमुख उत्तर थी, ये थी पहला लाइन देखिए साथियों। अगली है नाना भाव उप गम आद रस निष्पत्ति। अगला क्या है? नाना भाव, नाना भाव उप गम आद रस निष्पत्ति। और क्या बना साथियों इसका? देखो, अनेक भावों के निक्त आ जाने से क्या होगा? रस की उत्पत्ति होती है। देखो, नाना का मतलब क्या है? अनेक। इसका मतलब क्या? अनेक। भाव मतलब क्या है? भाव। उपगम मतलब समीप आना साथियों। आद आने से, भाव के समीप आने से क्या होता है? रस। रस निष्पत्ति उत्पत्ति होती है। ये मतलब साथियों, अनेक भाव उसमें पाने से स्थायी भाव, अनेक भाव पास आने पर क्या होता है? स्थायी भाव क्या होता है? पैदा होता है। रस अवस्था को प्राप्त होते हैं। बस। अब यार इसमें कंफ्यूजन आने कौन सी बात है? इसने पहले लिखा था भाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। तो भाई भाव अनुभाव व्यभिचारी के जोड़ से रस की उत्पत्ति होती है। अगला उसने बोला भाव नाना भावो उपगमाद रस निष्पत्ति, अनेक भाव उसमें पाने से क्या रस की उत्पत्ति होती है। यही मैंने डेफिनेशन के नीचे लिखी है, बस उसी का उदाहरण तो लिखा है। ये दोनों एक साथ की परिभाषा कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ये लो, आप इतने कंफ्यूज हो गए। उसकी व्याख्या यही है। कभी आप ये सोचो कि भाई ये क्या हो गया, या तो ये लिख लो या फिर ये लिख लो, बात एक ही है। अगला तीसरी, एक और परिभाषा। और तीसरी क्या है साथियों? विभाव अनुभाव व्यभिचारी परिवृत स्थायी भाव रस नाम है लभते नरेंद्र। अब इसमें थोड़ा लंबा हो गया साथियों, देखो फिर भी। विभावानुभाव, विभावानुभाव व्यभिचारी। और क्या कहते हैं? परिवृत स्थायी भाव परिवृत, यहाँ पे वहां विसर्ग है साथियों। परिवृत्ति के बाद क्या है? स्थायी भाव रस, स्थायी भावो रस नाम लभते कौन? नरेंद्र वत। समझ गए? अब इसकी परिभाषा देखो क्या बोला। इसने बोला है विभाव
अनुभाव व्यभिचारी चारों ओर परिवृत्ति का बता दें चारों गिरे हुए स्थायी भाव व्यभिचारी से चारों ओर गिरे हुए गिरे हुए क्या है स्थायी भाव रस नाम कहलाता है बस क्या है राजा के समान है कोई कंफ्यूजन में साथी इसने क्या बोला देख विभाव ये विभाव अनुभाव व्यभिचारी परिवृत स्थायी भाव रस नाम है लभते नरेंद्रवत हमने इसकी क्या की विभाव लिख दिया अनुभाव अलग लिख दिया व्यभिचारी वो भी लिख दिया परिवृत चारों ओर से चारों ओर स्थायी भाव चारों ओर से क्या गिरे हुए साथियों परिवृत चारों ओर से गिरे हुए स्थायी भाव लिख दिया रस नाम रस का नाम लभते समान है किसके नरेंद्रवत राजा के समान है राजा का होता है गिरा होता है साथियों अपने यार दोस्तों से सगी सहेलियों से मंत्रिमंडल से प्रजा से चारों तरफ से गिरा होता है साथियों उसके समान क्या है रस है हम्म कोई कंफ्यूजन ठीक नेक्स्ट संप्रदाय के प्रतिष्ठित आचार्य ममठ रस संप्रदाय है आचार्य कौन ममठ और ये कब हुए 11वें साल में इन्होंने क्या किया काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा और ब्रह्मानंद सहोदर किसे बोले जाते योगी का ब्रह्मानंद मतलब योगी का अनुभूतानंद इसने और आगे क्या लिखा है जो रस की उत्पत्ति इसने क्या बोला था इसमें रस के संबंध में ब्रह्मानंद की कल्पना का मूल स्रोत क्या है तैतरीय उपनिषद है अगला रस के संबंध में
रस के संबंध में क्या बोला उसने? ब्रह्मानंद। रस के संबंध में ब्रह्मानंद की कल्पना का मुख्य स्रोत क्या है? तैतृय उपनिषद। क्या है? तैतृय उपनिषद। और इसमें क्या कहा गया? तैतृय उपनिषद है जिसमें लिखा है क्या? रसो वा, रसो वैस है। रसो वही है मतलब रस ही आनंद है। आनंद ही ब्रह्मा है। इसे क्या हिंदी बने खाती है? आनंद ही ब्रह्म है। ये रहे। ठीक है, एक और लिखो। नेक्स्ट। रस संप्रदाय के अन्य आचार्य, मतलब अब दूसरे आचार्य आ गए। आचार्य विश्वनाथ। कौन? और ये कब हुए साथियों, आचार्य विश्वनाथ? 14वीं शताब्दी में। चौदहवीं सदी। और इसने क्या माना? रस संप्रदाय के अन्य आचार्य आचार्य विश्वनाथ रस को काव्य की छोटी माना। क्या रस को काव्य क्या माना? कसौटी माना है। ठीक है। और उनका क्या था वाक्य? वाक्य अनुसार कथन। वाक्यम रसम काव्यम। वाक्यम। ठीक है साथी, मतलब इसकी हिंदी बनेगी रसात्मक वाक्य ही क्या है? काव्य है। रसात्मक काव्य ही क्या है? काव्य नहीं, वाक्य साथियों। ठीक है। और एक और साथियों में हिंदी में क्या? रसवादी आलोचक।
कौन सा? रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल है, शुक्ला, रामचंद्र शुक्ल है साथियों। और डॉक्टर मगेंद्र। मगेंद्र, ठीक है, ये दो हैं। और इसने क्या मानना है कि जो रस है संस्कृत के रसवादी आचार्यों की तरह है, क्या किया इसने, उसको क्या मानना है, लौकिक। और व्याख्या भी कैसी की है, लौकिक की है। इन्होंने संस्कृत आचार्यों की तरह रस को लौकिक माना और लौकिक ही क्या किया, व्याख्या की है। ठीक है। और क्या है, इन्होंने क्या माना है, रस को हृदय की मुक्त अवस्था। इन्होंने ठीक है। और क्या हो गया, इनके कथन है और इनके कथन क्या है साथियों, देखो, लोक हृदय में व्यक्ति, क्या होगा, लोक हृदय में व्यक्ति हृदय के तीनों नहीं, दशा का नाम रस है। लोक हृदय में व्यक्ति हृदय के लीन होने की दशा रस है। लोक हृदय में व्यक्ति हृदय के लीन होने की दशा ही रस दशा है। ठीक है साथियों। अब देखते हैं इन्हें कथन क्या थे कि लोक हृदय में व्यक्ति हृदय के लीन होने की दशा क्या है, रस दशा मान जाती है। ये तो साथियों आज का हमारे हिंदी क्लास रस। हमने रस में पढ़ा रस क्या है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों आनंद, खुशी। यानी जिस भी रस को, काव्य को, नाटक को, लेख को पढ़ने, सुनने, देखने में खुशी मिले, आनंद मिले, दिल खुश हो साथियों, से क्या बोलते हैं हम, रस। और रस को क्या माना जाता है, काव्य की आत्मा या फिर प्राण तत्व या फिर ऑक्सीजन, कुछ ही मान लो साथियों। फिर हमने पढ़ा रस के अव्यय, अंग, खंड, टुकड़े, प्रकार, कुछ ही बोल दो। रस के साथ ही चार प्रकार थे। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभव, चौथा संचारी। और जो साथियों हमारा स्थायी भाव होता है, स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव जो शुरू से लेकर अंत तक रहता है, और वो क्या है, प्रधान भाव होता है। काव्य नाटक का शुरू से लेकर अंत तक रहने वाला ये भाव। और जो था रस क्या है, स्थायी भाव का आधार है। रसों की संख्या 9 थी, तो स्थायी भाव की संख्या भी क्या थी, 9 थी। लेकिन बाद में आचार्यों ने दो जोड़े, कौन से, वात्सल्य और भगवत रसक विषयक रति, ये दो जोड़े तो कितने हो गए, 11 रस हो गए। अगर 11 रस हुए हैं तो फिर स्थायी भाव भी क्या हो गए, 11 हो गए।
उसके बाद आता है साथी हमारा विभाव। विभाव का मतलब होता है जो स्थायी भावों को उद्बोधक कारण होते हैं, जो स्थायी भावों के उद्बोधक कारण होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम साथियों? विभाव। विभाव के दो प्रकार थे आगे, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन का साथ मतलब था जो भी सहारा पाकर आश्रय पाकर भाव पैदा होते उसे क्या बोलते हैं? आलंबन। आलंबन विभाव। आलंबन विभाव के साथ आगे भी दो पार्ट थे, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय आलंबन का मतलब होता साथियों जिसके प्रति मन में भाव पैदा हो उसे क्या बोलते हैं? आश्रय आलंबन। और जिसके प्रति हो वो क्या था? विषय आलंबन। जैसे रमेश ने काजल को देखा, रमेश क्या है इसमें? आश्रय, और काजल क्या है? विषय, क्योंकि रमेश के मन में पैदा हुआ तो आश्रय हो गया। और किसके प्रति हुआ? काजल के प्रति। काजल क्या हमारा? विषय प्रति, विषय आलंबन। ठीक है साथियों। अगले हमने पढ़ा फिर उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है साथियों? जिस भी परिस्थितियों स्थितियों भाव को देखकर स्थायी भाव हो सके, यानी ऐसी चीज देख ली हमने जो हमने आंखों देखा है उसको देखकर जो मन में स्थायी भाव हो सके। और वो क्या हो सकती है साथियों? कोयल का कूकना हो सकता है, कोयल की मीठी आवाज है। सूर्योदय, सूर्योदय हो सकता है, सूर्यास्त हो सकता है साथियों। एकांत मॉल हो सकता है, कोई पार्क हो सकता है, नायक नायिकाएं हो सकती है साथियों। हाँ वो तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि आता है साथियों। नायक नायिका हो सकती है, उनके अच्छे काम हो सकते हैं नायक नायिकाएं। अगला तो साथियों हमारा छोटा बात को फालतू सोच सकते हैं। अगला है अनुभव। अनुभव साथियों जो मन के अंदर भाव है उनको व्यक्त करने वाले शरीर की हलचल, उन्हें क्या बोलते हैं? अनुभव। और वो कितनी संख्या मानी गई साथियों? 8। पहला स्तंभ, जैसे ऐसे में खड़े हो गया, चुपचाप खड़े होगा, कोई बोलचाल नहीं हो गया, स्तंभ कान को लाकर खड़े होगा, लेट गया, गुमसुम साथियों, बस आप समझ गए। अगला स्वेद, पसीना आना, रोमांस, दिल में खुशी होना, सवरभंग यानी भाई बिना लिमिट के, बिना इज्जत के उल्टा सुल्टा बोलना, या बिना शिष्टाचार के बातें करना, बस आप समझ गए। कम, कम कहता है कम कपड़े छुटना, कांबड़ा, कामड़ी छुटना, दर्द का कामड़ी छुट जाए, मारपीट का कामड़ी छुट जाए, या कोई चीज देख लो आपने नहीं देखनी होती कामड़ी छुट जाए। अगला भी वर्ण मतलब रंगहीनता, यानी कि कलर ब्लाइंड, बस एक चीज दिखा उन्हें। अगला साथियों अश्रु, मतलब आंखें, आंखें से निकलने वाला आंसू, अश्रु बोलते साथियों। आंखें रोती रहती हैं, खुशी में भी रोती हैं, गम में भी रोती हैं, टेंशन में भी रोती है साथियों, ये किसी को याद करके भी रोती है आंखें। अगला प्रलय, बिना शोक के, बिना रुके, दुकर पानी है, प्रलय आता है साथियों, तो मतलब चलता रहता है, लेकिन प्रलय आती है क्या होती है? उसको रोकना औखा हो जाता है। मैंने क्या कह रहा है कि आफत आएगी, वह आफत है, प्रलय बोलते हैं। अगला संसारी, ये विचारी भाव, यानी जो मन को संचरणक भाव है, उनको डोने वाले, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले भावों की संख्या क्या बोलती है? संचारी। उपचारी भाव की संख्या कितनी मानी जाती है? 33। और जो पहला था हमारा हर्ष, विषाद, त्रास मतलब भय, डर, लज्जा, लज्जा का हो गया शर्म, फिर गलानी, घृणा, चिंता, टेंशन, शक, डाउट, असूया, दूसरे के प्रति उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता, अमर्ष, विरोधी का अपकार करने की अक्षमता करने की उत्पन्न दुख, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता और दीनता। फिर आ गया जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, और क्या फिर मति, विबोध, विबोध का तो साथियों चैतन्य लाभ, वितर्क, बात का आगे जवाब देना, शरम, निद्रा, सौपन, फिर स्मृति, मद, उन्माद, और क्या आ गया? अवहिता यानी हर्ष आदि होगी छिपाना, औपसमार, मूर्ख, अपसमार होता है मूर्छा मतलब बेहोश, मूर्ख नहीं सॉरी, व्याधि होता है रोग, मरण होता है मृत्यु। फिर हमने साथियों पढ़ा कि रस के बारे में विभिन्न तथ्य है कि भाई रस के बारे में किसी ने क्या क्या बोला है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे आचार्य भरतमुनि, जिसने पहली शताब्दी में क्या बोला, अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ था जिसका, उसमें रस का विवेचन किया, उसने उसके अंदर क्या लिखा है? रस संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है। भरतमुनि के प्रमुख उत्तर, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारिणी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी कि विभाव और अनुभाव व्यभिचार के संयोग से रस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है, ये माना। अगला नाना भाव, भावो उपमाद मदगम रस निष्पत्ति, यानी कि अनेक भावों के जो पास आने से क्या होता है? रस की उत्पत्ति हो जाती है। अगला विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, परिवृत स्थायी भावो रस नाम है लभते निरंतरवत, यानी कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी के चारों तरफ गिरे रहने से रस की उत्पत्ति होती है। मतलब जिस प्रकार राजा अपने चारों तरफ रानी, पटरानी, दासियां, कनीज, मंत्रिमंडल और पर्दा से गिरा होता साथियों, उसी प्रकार ये भी क्या होते हैं? रस भी अपने तरफ से गिरे होते हैं। अगला साथी फिर हमारा रस संप्रदाय के प्रतिष्ठा आचार्य है ममट, कौन सी शताब्दी में?
11वीं शताब्दी में क्या बोला, काव्य को आनंद का ब्रह्मानंद सहोदर माना, और ब्रह्मानंद का था योगिक द्वारा अनुभूत आनंद। और रस के संबंध में ब्रह्मानंद ने क्या कल्पना किया है, किससे, तैत्रीय उपनिषद से, जिसमें कहा गया है रस है, रसो वही स, मतलब रस ही ब्रह्म है, या फिर आनंद ही ब्रह्म है, या फिर ब्रह्मा ही आनंद है। रस संप्रदाय के अन्य आचार्य साथियों, आचार्य विश्वनाथ 14वीं शताब्दी में उसने रस को क्या माना, काव्य की कसौटी माना, और उनका कथन था वाक्यम रसात्मक काव्यम, मतलब रस से युक्त वाक्य ही क्या है, काव्य है। अगला रस के हिंदी में रसवादी आलोचक डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, इन्होंने क्या माना है, जो रस की वो तीन व्याख्या की है, लौकिक मान्य और लौकिक मान कर उसकी क्या है व्याख्या की है। और इसको इन्होंने क्या मानना, हृदय की मुक्त अवस्था, रस क्या है, हृदय की मुक्त अवस्था। और उन्होंने क्या मानना, लोक हृदय में व्यक्ति हृदय के लीन होने की दशा क्या है, रस है। ये थी साथियों आज की हमारी क्लास हिंदी, जिसका टॉपिक था सेंटिमेंट्स। साथियों आप सभी को पता हमारा मिशन है, मिशन चला रखा हमने। मिशन क्या है, प्रत्येक साथी क्या करे, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें। आप सभी को पता साथियों कितनी फीस होती है, महंगी होती है, किसी का बजट होता है, किसी का नहीं होता साथियों। अफोर्ड करें, और सभी का मन करता है कि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। उसी मिशन को पूरा करने के साथ हमने एक ग्रुप बनाया ना, मेरा देश 42। ये ग्रुप बनाया साथियों हमने। इस ग्रुप को साथियों आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च।